बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट लिया था, और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशंस का मैंने जो है आपको जनरल इक्वेशन वो ड्राइव करवाई थी कि उसकी डेरिवेशन कैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप बेसल डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से उसके फर्दर या पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने हैं उनको जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। जब आप बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हो और इक्वेशन गेट कर लेते हो, तो उसको आप फर्दर टू जो है वो उसको टू स्टेप्स में मज़ीद सॉल्व कर सकते हो। एक स्टेप जो है उसका वो फर्स्ट स्टेप होता है, और दूसरा सेकंड जो फर्स्ट स्टेप है उसको जो है आप फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन कहते हैं, और जो सेकंड है उसको आप सेकंड काइंड या न्यूमन फंक्शंस कहते हैं। तो न्यूमन फंक्शन बेसिकली मैंने इसको इसलिए भी कह दिया है कि जो है आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो न्यूमन फंक्शन है, और इसको हम जो इसका अदर नेम है वो सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कह सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बेसल जो है आपके पास फंक्शंस कहाँ से आए थे। इनको फर्स्ट टाइम जो है वो मैथमेटिशियन था डैनियल बर्नौली। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि उसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था, और देन इनको जनरलाइज किया था फ्रेडरिक बेसल ने, तो इसलिए इनको बेसल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद जो है न्यूमन फंक्शन जो है, न्यूमन कहाँ से आया था कि न्यूमन भी जो है वो मैथमेटिशियन था जिसने 1867 में इनको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसलिए उसी के नाम से इनको रिलेट किया जाता है और इनको न्यूमन फंक्शंस कहते हैं। इसका जो सेकंड नेम है वो इनको सिलेंडर फंक्शन भी कहते हैं कि आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी जो है जो जिस इक्वेशन का यूज़ करते हो या जिस सोल्यूशन का यूज़ करते हो उसको न्यूमन फंक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली बेसल फंक्शन का जो एक सोल्यूशन है उसी का ही जो सेकंड नेम है उसको कहते हैं न्यूमन फंक्शन। तो आपके पास यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दे आर सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ बेसल्स इक्वेशन। यानी बेसल इक्वेशन का जो सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है उसको क्या कहते हैं, न्यूमन फंक्शन या न्यूमन सॉल्यूशन। दे आर नीडेड। अब इनका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने जा रही हूँ कि ये फिजिकल प्रॉब्लम्स में कहाँ यूज़ होते हैं। दे आर नीडेड for physical problems in which they are not excluded by a requirement of regularity at x is equal to 0। स्पेसिफिक एग्जांपल्स में देख लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कोएक्सियल केबल्स एंड क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग थ्योरी। ये बेसिकली ये वो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर न्यूमन फंक्शंस का फिजिकली यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कोएक्सियल केबल्स में, और इसके अलावा क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग थ्योरी के अंदर। तो आज के लेक्चर में आप बेसिकली न्यूमन फंक्शन से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो कि आपके पास जनरल फॉर्म थी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने ड्राइव करवाई थी, ये वही इक्वेशन है, आपको नज़र आ रही है, देख लें। इस इक्वेशन में आपने पुट करना है सी नोट विच इज़ इक्वल टू 1/2 पर रेज टू n गैमा n+1। अब ये वाला जो फंक्शन है ये कहाँ से है। जब मैंने आपको गैमा फंक्शन करवाया था मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपने एक नोटेशन यूज़ किया था गैमा फंक्शन को। आप जो है वो दोबारा से रिवाइज़ करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक मैंने बताया था उसके इंट्रोडक्शन में ही कि आप यूज़ करोगे बेसल फंक्शन के अंदर एक फैक्टर, और वो यही फैक्टर था। ये जो फैक्टर है ये बेसिकली गैमा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बेसल फंक्शन के अंदर गैमा फंक्शन के यूज़ को बता रहा है। तो आप पुट करेंगे इसको इस इक्वेशन के अंदर, कहाँ पे, इस जगह पे। जब यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो आप यहाँ पे देखें x पर रेज टू n साइड पे आ जाएगा, सी नोट की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, और अंदर वाली इक्वेशन सारी एज इट इज़ रह जाएगी। उसके बाद x पर रेज टू n, 2 पर रेज टू n, तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया मैंने। बाकी ये जो फैक्टर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इस पूरी इक्वेशन के साथ, इसको 1/γn+1 को। जब इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे 1 है तो ये इसके साथ आ जाएगा, उसके बाद x² 1 फैक्टोरियल 4 गैमा n+1 और ये वाला 1+n। सिमिलरली आप सारे फैक्टर्स को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर जगह नहीं थी तो ये वाला जो फैक्टर मैंने इधर लिख दिया है, तो ये बेसिकली इसी के ही फ्रंट पे आएगा। अगेन बता रही हूँ यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे राइट कर दिया, ये इसी के ही फ्रंट पे आएगा, और देन आपके पास जो है वो कैपिटल ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए अब फर्स्ट स्टेप को कुछ नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे देखें ये आ रहा है 1+n और साथ में है गैमा n+1। अब ये गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी है
कि अगर उसके साथ कोई फंक्शन जो है वो n की फॉर्म में ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको राइट कर सकते हो। यहाँ पे n की 1 वैल्यू है तो एक n बाहर है तो आप उसको राइट कर सकते हो कंबाइन करके n+2। एक n ये वाला, एक बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो n+2 और गैमा होल n+2। सिमिलरली बाकी फैक्टर्स एज इट इज़ रहेंगे 1 फैक्टोरियल एंड 4। सिमिलरली अगले स्टेप में देखें 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, 4 स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे है गैमा n+1 और बाहर कितने n है 1 1, मतलब यहाँ पे भी 1 + n, यहाँ पे 2 + n, n कितने हैं 2 हैं तो 1 n ये हो गया तो ये टोटल आ जाएंगे n+3, यहाँ पे ये आ गया n+3। सिमिलरली माइनस नेक्स्ट स्टेप में 3 फैक्टोरियल 4 क्यूब एज इट इज़ और आपके पास n की वैल्यूज़ 1 2 3 और एक गैमा होल के साथ है n तो ये आ जाएगा आपके पास n+4 गैमा होल n+4 एंड प्लस सो ऑन आपके पास चलता रहेगा। अगले स्टेप में देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये एज इट इज़ और यहाँ पे देखें ये है 4, मतलब ये है 2 का स्क्वायर तो मैं इसको इसके साथ राइट कर लिए x/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये है 4 स्क्वायर और ऊपर x की 4 तो ये भी हमारे पास है 2 की पावर 4, मतलब 2⁴ तो इसको राइट कर सकते हैं x/2 की पावर 4। सिमिलरली ये आपके पास 4 क्यूब है तो आप इसको लिख सकते हो 2⁻6, तो मैंने इस 4 क्यूब को जो है वो 2⁻6 x के साथ कंबाइन कर कर राइट कर लिया है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने उस इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिख दिए कि यहाँ पे आपके पास -1, क्योंकि ये -1 क्यों आया आपने देखा होगा मोस्टली इक्वेशंस में, अगर आपके पास सोल्यूशन इस तरह से आ रहा हो, एक टर्म प्लस की आ रही हो एक माइनस की आ रही हो, जैसे कि हमारी इक्वेशन में था एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की, तो आप फिर उसको जब सम अप करके लिखते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो -1/2 उसकी होल पावर, मतलब उसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में आप इस तरह से लिख सकते हो। तो मैंने उसको समीशन की फॉर्म में r = 0 to इन्फिनिट -1/r x/2 सबके साथ आ रहा था तो उसको भी n+2r, r आपके पास कोई भी कोफिशिएंट है जो उसकी जनरलाइज फॉर्म को बता रहा है। सिमिलरली 1/r फैक्टोरियल गैमा n+r+1, ये मैंने उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया इस इक्वेशन को। अब ये आपके पास जो है ये इक्वेशन कहलाती है फर्स्ट काइंड सोल्यूशन ऑफ बेसल फंक्शन विच इज़ कॉल्ड 1 or first solution of Bessel differential equation. It is also known as Bessel function of first kind and it is denoted by Jn of x। कुछ बुक्स में Vn of x से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ में Yn of x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ में Jn of x से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी मर्ज़ी है जौन सी नोटेशन आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं जो है उसको J of n x के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करूँगी। तो यहाँ पे जब इसके साथ रिप्लेस कर देंगे तो हम y of x को रिप्लेस कर देंगे Jn of x से और बाकी सारा आपके पास जो है वो ये वाला सारा एज इट इज़ ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये फर्स्ट सोल्यूशन है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, या वन सोल्यूशन है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, या फर्स्ट काइंड सोल्यूशन है बेसल इक्वेशन का या बेसल फंक्शंस का। सिमिलरली अब अगर हम इसका सेकंड सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करना चाहें तो हमें पूरा जो है पिछला पूरा इसको करने डेरिवेटिव का डेरिवेशन करने के बजाय मैं क्या करूँगी, जस्ट हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू थी पॉजिटिव, देखिए हर जगह पे आर आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी सेकंड सोल्यूशन के लिए आर की वैल्यू को मैं नेगेटिव जो है वो अज्यूम कर लेती हूँ, मतलब मैं कह लेती हूँ R2 = -n। तो -n के लिए जब हम इसकी जनरल इक्वेशन आपने देखी थी बेसल इक्वेशन के सोल्यूशन में, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ रही थी x⁻⁻n और ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ c0 + c2x², क्योंकि आपके पास यहाँ पे ओड फंक्शन जो थे वो 0 थे तो सिर्फ इवन फंक्शंस होल्ड करते थे, तो ये जनरल इक्वेशन आ गई। और जब हम इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपके पास आर जो है वो पहले पॉजिटिव था आर की वैल्यू, तो अब आप यहाँ पे R2 के लिए यहाँ पे आप इसको -n पुट करोगे, मतलब ये आपने R की जगह पे पुट नहीं करना, ये आपने R की जगह पे पुट नहीं करना, आपने n को जो है वो माइनस में पुट करना है।
एन नेगेटिव हो सकता है, आर को आपने नेगेटिव पुट नहीं करना। ये बात याद रहे कि आर को आपने नेगेटिव पुट नहीं करना। ये R2 मतलब आर की 2 वैल्यूज़ थी, ये पीछे मैंने सोल्यूशन में करवाया था आपको कि आर की आपके पास 2 वैल्यू थी, R1 R2। R1 जो था पॉजिटिव एन के लिए था और R2 नेगेटिव एन के लिए था। तो ये R2 की सेकंड वैल्यू है नेगेटिव एन के लिए। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एन आपके पास पॉजिटिव था तो वहाँ वहाँ पे आप इसको आप नेगेटिव एन के लिए पुट कर देंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी पॉजिटिव एन था तो इसको माइनस एन के साथ रिप्रेजेंट कर दोगे, और अगेन जहाँ पे एन पॉजिटिव था उसको माइनस एन कर दोगे। तो इसको हम कहते हैं विच इज़ कॉल्ड सेकंड सोल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूमन फंक्शन। कि जो सेकंड सोल्यूशन है बेसल फंक्शन का, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी को ही कहते हैं न्यूमन फंक्शन। और इसको 1867 में न्यूमन ने खुद जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसलिए उसी के नाम से इसको जो है ये मशहूर हो गया, इसको इसी के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉल किया जाता है। नेक्स्ट इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आपके पास जे एन ऑफ पॉजिटिव एन हो या जे माइनस एन के साथ हो, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा। लेकिन उसकी राइट हैंड साइड आपको देखो सेम नज़र आ रही है, राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो सिमिलरली सबसे पहले ये मैंने प्रूफ करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने डेफिनेशन यूज़ किया न्यूमन फंक्शन की, जो कि अभी पीछे मैंने आपको बताई है कैसे है। तो वो एज इट इज़ डेफिनेशन यूज़ करने के बाद आप जस्ट रिप्लेस कर दोगे, जस्ट पुट कर दोगे r इज इक्वल टू एन प्लस के। अब r इज इक्वल टू एन प्लस के ही क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने कहा r जो है वो डिपेंड करेगा n जो है उसकी वैल्यू पे, और के आपके पास कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट है, कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट। तो अगर r जो है वो 0 टू इन्फिनिट होल्ड करता है, यहाँ पे देखें r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, देन के मस्ट होल्ड फॉर 0 टू इन्फिनिट, क्योंकि हम पुट कर रहे हैं where r is a general coordinate, k is also a general coordinate. So if r depends upon or holds for 0 to infinite, then k is also holds for 0 to infinite. तो देन जहाँ जहाँ पे r है इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर देंगे n प्लस के। n प्लस के जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जहाँ जहाँ पे देखें आप इसको पुट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ पे माइनस एन और प्लस एन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद मैंने इन टर्म्स को थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इनको इस तरह से लिख लिया है, एक्स बाई 2 एन प्लस 2 के यहाँ पे, और ये वाले आपके पास ये वाला फंक्शन जो है एन प्लस के फैक्टोरियल और गैमा के प्लस 1। सिमिलरली अगले स्टेप में देखें, ये माइनस एन माइनस 1 पर रेज़ टू एन प्लस के है। एन वाली वैल्यू को मैंने साइड पर कर लिया क्योंकि वो समीशन में नहीं आती थी, लेकिन जो समीशन में के की वैल्यू आती है, क्योंकि समीशन हमारा स्टार्ट ही के से हो रहा है, तो इसलिए उसको के के साथ लिख लिया है, और बाकी एक्स बाई 2 एन प्लस 2 के और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ पे भी इधर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, बिकॉज एन इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ गैमा which is positive, n is a positive integer and also a function of gamma, so we can merge with each other. We can merge n with this gamma function, so we can write gamma n plus k plus 1, और बाकी रह जाएगा यहाँ पे जस्ट k फैक्टोरियल, और वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगले स्टेप में देखें, ये माइनस 1 पर रेज़ टू एन एज इट इज़ रह जाएगा, और ये आपके पास जो है समीशन समेत ये जो आपके पास टर्म बन रही है ये जे एन ऑफ एक्स बन रही है। आप डेफिनेशन बेशक चेक कर लें, ये आपके पास टर्म जो है जे एन ऑफ एक्स बन रही है। सो यही हमने प्रूव करना था। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी में देखें, आपके पास यहाँ पे आप डेफिनेशन फर्स्ट फंक्शन के यूज़ करोगे। अगर आपके पास n पॉजिटिव है तो आप फर्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करोगे, अगर n नेगेटिव है तो आप न्यूमन फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करोगे। तो डेफिनेशन को यूज़ कर तो जस्ट रिप्लेस कर देना है एक्स को एक्स माइनस एक्स के साथ, एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स के साथ, जहाँ जहाँ पे एक्स है उसको रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। जब आप इधर पुट करोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। देखें अब यहाँ पे भी आपके पास जो है वो -1 r, और यहाँ पे आपके पास इस -1 को मैंने इधर कंबाइन कर लिया, और यहाँ पे भी आपके पास -x/2 के साथ 2 वैल्यूज़ हैं। अब इसका माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ साथ में क्या आ जाएगा n+2r, तो मैंने इसको साइड पर कर लिया। इस माइनस को
कॉमन निकालते हुए, मतलब इस माइनस को साइड पर करते हुए, कॉमन तो नहीं कहेंगे, साइड पर करते हुए मैंने इसकी पार समेत इसको साइड पर कर लिया है और बाकी जो फंक्शन है पॉजिटिव टर्म के साथ उसको एज इट इज़ राइट कर लिया। अब जब यहाँ पे समेशन अप्लाई करेंगे r ज़ीरो टू इन्फिनिट, तो फर्स्ट टर्म के लिए जब r इक्वल टू ज़ीरो है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी r की ज़ीरो, तो जस्ट क्या रह जाएगा n, तो इसको लिख सकते हैं -1 पर रेज़ टू n, और बाकी आपके पास ये फंक्शन एज इट इज़, तो ये आपके पास फिर अगेन एज इट इज़ रहेगा और ये आपके पास डेफिनेशन बन रही है फर्स्ट फंक्शन की, तो मैंने उसको पुट कर दिया jn(x), इस तरह से आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी कुछ आप खुद करेंगे। आपने प्रूव करना था कि ये वाला जो है आपके पास फंक्शन हाफ ऑफ एक्स इसके इक्वल आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 2/πx और साइन ऑफ एक्स के। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर जो है वो बेसल फंक्शन, ये यहाँ पे लिखा हुआ बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन, तो ये उसकी डेफिनेशन को यूज़ किया है, देन पुट कर दिया n इक्वल टू हाफ। अब n इक्वल टू हाफ क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे n होता है ना, तो n की जगह पे क्या है हाफ, तो इसलिए हाफ पुट कर दिए। अब जहाँ जहाँ पे n की वैल्यू है, n है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हाफ, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इधर इस स्टेप में मैंने समेशन ओपन किया है, ये आपके पास r इक्वल टू 0 के लिए, देन r इक्वल टू 1 के लिए, देन r इक्वल टू 2 के लिए, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। उसके बाद यहाँ से x/2 को x/2 पर रेज़ टू हाफ, इस सब में से जो है मैंने कॉमन निकाला है, बाकी टर्म्स को मैंने एज इट इज़ रहने दिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। 1 का नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो गैमा 3/2 की वैल्यू पुट करनी है, गैमा 5/2 की वैल्यू पुट करनी है, गैमा 7/2 की वैल्यू पुट करनी है। तो वो कहाँ से पुट करेंगे, ये मैंने जब गैमा फंक्शन करवाया था तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था जो कि था गैमा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई, तो ये आपके पास इसके इक्वल आता है। तो इसी तरह से ये कुछ और नोटेशन है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये कहीं यूज़ तो नहीं होगी लेकिन आप इसको याद रख लें तो ये बेहतर है, हो सकता है कहीं यूज़ हो भी जाए। इस क्वेश्चन में इसका यूज़ नहीं है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है। तो ये गैमा फंक्शन की आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर गैमा n है तो विच इज़ इक्वल टू n-1 और गैमा n-1 आप इसको राइट कर सकते हैं। सिमिलरली गैमा 3/2 जो है आपके पास होता है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ π/2, गैमा 5/2 आपके पास इक्वल टू होता है 3 अंडर रूट ऑफ π/4 और गैमा 7/2 इज इक्वल टू 15 अंडर रूट ऑफ π/8। आप इनके सॉल्यूशंस खुद निकालेंगे। इनके सॉल्यूशन जैसे आपने गैमा हाफ के लिए निकाला, सिमिलरली गैमा 3/2 के लिए, सिमिलरली गैमा 5/2 के लिए और सिमिलरली गैमा 7/2 के लिए आप जब इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगे। तो इन वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ पर गैमा 7/2 है, गैमा 5/2 है और गैमा 3/2 है। तो जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास आएगा, देखें बाहर आपके पास था x/2 की होल पावर हाफ, जो कि आपके पास हाफ आपके पास अंडर रूट की भी वैल्यू होती है, तो इसलिए मैंने उसको रिप्लेस कर दिया अंडर रूट ऑफ x/2 से। सिमिलरली अंदर बस वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। यहाँ पे आपके पास गैमा 3/2 की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे आपके पास गैमा 5/2 आई थिंक और गैमा 7/2, तो ये उनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद बाकी आपके पास x²/4 एज इट इज़ आ जाएगा और x⁴/16 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि जो हमारा रिज़ल्ट था वो गेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे x के साथ और देन कॉमन ले लेंगे 2/√π, 2/√π को कॉमन ले लेंगे। जब सबके साथ x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x³ आ जाएगा, यहाँ पे x5 आ जाएगा और x/2 पहले से आ रहा है और कॉमन हमने ले लिया 2/√π, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया x के साथ, तो ये इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो अब ये देखें, ये √x, ये आपने इसको कहते हैं अलजब्रा की एक प्रॉपर्टी है कि आप इस तरह से हो, अगर सिंपल आपके पास फंक्शन हो और बाकी अंडर रूट वाला हो तो आप उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से कर सकते हैं। और अंदर जो आपके पास ये सीरीज़ बन रही है पावर सीरीज़ ऑफ साइन ऑफ एक्स की, ये आपके पास मैक्लॉरियन सीरीज़ है और पावर सीरीज़ है साइन ऑफ एक्स की, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ गया √2/x π। तो यही तो हमें रिक्वायर्ड था, तो इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन प्रूव हो गया। सिमिलरली आपने सेकंड क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व करना है, जो कि j-½ के लिए, सिमिलरली j 3/2 के लिए,
जे -3/2 के लिए, जे 5/2 के लिए एंड जे -5/2 के लिए। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको इजी लगेगा, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। और कोई मसला हो तो हम मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो।